बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम के एक गांव में राजेश नाम का एक सुनार रहता था। वह सोना ही नहीं बेचता था, बल्कि सोने को गिरवी रखकर पैसे भी दिया करता था। इसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल तेरी मेरी मजदूरी करके घर का गुजारा चलाया करता था। एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था। उसका दोस्त वहां आता है और गोपाल से कहता है, अरे गोपाल, यूं तुम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहोगे? तुम अपना खुद का कोई काम क्यों नहीं कर लेते? शहर चले जाओ, तुम्हें यहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे और तुम्हें वहाँ इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भाई, वहाँ काम करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं वहाँ अपना काम कर सकूं? तुम तो मेरे हालात जानते ही हो। गोपाल, तुम थोड़े बहुत पैसे किसी से उधार ले लो और उन पैसों से जमीन खरीद कर खेती करो। जब तुम्हारी पैदावार अच्छी हो जाए तो उसके पैसे वापस कर दो। यह बात गोपाल को सही लगती है, पर वह पैसे किससे उधार ले, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। घर जाकर गोपाल अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर राजेश सुनार के पास जाता है। सेठ जी, मेरा नाम गोपाल है। मैंने सुना है आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लाया हूँ। यदि आप इसे रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं थोड़ी जमीन खरीदकर उस पर खेती कर सकूंगा। जब मेरी पैदावार अच्छी हो जाएगी तो मैं फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं महंगी चीज रखकर उसके बदले पैसे देता हूँ। यदि कोई समय पर पैसे नहीं देता तो मैं उसकी वो चीज रख लेता हूँ। दिखाओ मुझे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र। गोपाल अपनी पत्नी का मंगलसूत्र सुनार को दे देता है। सुनार मंगलसूत्र की जांच करता है और जांच करने के बाद कहता है, वैसे तो किसी बेघर को किसी की सिफारिश के बिना पैसे नहीं देता हूँ, लेकिन तुम ईमानदार आदमी लग रहे हो, इसलिए मैं यह मंगलसूत्र गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखें, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया है, यदि तुमने ब्याज के साथ वक्त पर पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें यह मंगलसूत्र वापस नहीं करूँगा। गोपाल सुनार की बात मान लेता है और सुनार से पैसे लेकर चला जाता है। फिर गोपाल उन पैसों से 2 बीघा जमीन खरीदता है और उस जमीन पर खेती करता है। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती है। फिर वो उस फसल को बाजार में अच्छे दामों में बेच देता है। इसके बाद उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। अब तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। मैं इन पैसों से अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस ला सकता हूँ। अब गोपाल सुनार के घर जाता है और सुनार से कहता है, कैसे हो सेठ जी? सब ठीक चल रहा है? ऊपर वाले की दुआ है। तुम्हारी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम मेरे पैसे वापस करने आए हो। जी हाँ सेठ जी, जो मैंने जमीन खरीदी थी उस पर अच्छी फसल हुई है। मुझे अच्छा मुनाफा हुआ है और मैं अब आपके पैसे वापस करने आया हूँ ब्याज के साथ। यह तो बहुत अच्छी बात है। गोपाल, तुम रुको, मैं तुम्हारी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर अभी आता हूँ। सुनार अंदर जाता है और मंगलसूत्र लाकर गोपाल को दे देता है। गोपाल ने जब मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। सेठ जी, लगता है आपसे गलती हो गई है। यह वो मंगलसूत्र नहीं है जो मैंने आपको दिया था। क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? तुम मुझे बेईमान समझते हो। मैं किसी और के गहने तुम्हें क्यों दूंगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? मेरे पास सुबह से शाम तक 70 लोग अपना सामान गिरवी रखने आते हैं। अगर मैं इस तरह किसी और का सामान किसी और को देने लगा तो मेरा व्यापार 2 दिन में बंद हो जाएगा। चुपचाप अपने गहने लो और यहाँ से चलते बनो।
सेठ जी, वो मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र था, उस पर मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह वो मंगलसूत्र नहीं है। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो, मंगलसूत्र के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा हुआ था। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा और कोई मंगलसूत्र नहीं है। गोपाल बेचारा सुनार के घर से दुखी होकर चला जाता है। रास्ते में गोपाल को उसका दोस्त मिलता है। गोपाल अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताता है। जब उसका दोस्त मंगलसूत्र को देखता है तो बताता है, अरे भाई गोपाल, तुम्हें सुनार ने ठग लिया है। यह मंगलसूत्र सोने का नहीं है, यह नकली है। यह तुम क्या बोल रहे हो श्याम भाई? अब मैं क्या करूं? उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत से खेती की थी, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। गोपाल भाई, तुम ऐसा करो, गांव के मुखिया के पास जाओ और अपनी सारी बात बताओ, अब वही कुछ कर सकते हैं। अब गोपाल मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है। मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं एक परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ। बताओ गोपाल, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र राजेश सुनार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, और जब मैं उससे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस लेने गया तो उसने मुझे यह नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया। मुखिया जी ने तुरंत राजेश सुनार को बुलाया और उससे कहा, राजेश, तुमने यह बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, तुम तो जानते हो यह हमारा कितना पुराना काम है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? किसी का असली सोना लेकर नकली दे दूं? इस तरह तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। इस आदमी के अलावा आज तक मुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया है। गोपाल, राजेश ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है क्या? मुखिया जी, जो मंगलसूत्र मैंने इनके पास गिरवी रखा था उस पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो मंगलसूत्र इन्होंने वापस किया है उस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब यह मंगलसूत्र मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो उसने इसे नकली बताया है, और इसके अलावा मैं क्या सबूत दे सकता हूँ? मुखिया जी, जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखा था तो मैंने उसे जांचा नहीं था कि मंगलसूत्र असली है या नकली है। वैसे तो मैं सोने को देखकर ही गिरवी रखता हूँ, पर मुझे गोपाल ईमानदार आदमी लगा, इसलिए मैंने मंगलसूत्र की जांच नहीं की। मुझे क्या पता था यह इतना बड़ा मक्कार है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए और किसकी पर नहीं किया जाए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, परिस्थितियाँ ना बिगड़े इसलिए। यह बात सुनकर राजेश सुनार बहुत खुश होता है और गोपाल बहुत दुखी होता है। दोनों मुखिया के घर से चले जाते हैं। फिर मुखिया कहता है, मुझे लगता है कि सुनार झूठ बोल रहा है, क्योंकि सुनार ने कहा था कि गोपाल ने उसको नकली सोना दिया होगा। लेकिन कोई सुनार नकली सोने को असली सोना समझने की गलती नहीं कर सकता। यदि उस किसान को धोखा ही देना होता तो वह ब्याज समेत कर्ज चुकाने ही क्यों आता। इसलिए मुझे लग रहा है कि सुनार ही धोखेबाज है। तुम सही कह रहे हो मुखिया जी, इस तरह तो इसने बहुत से गरीब लोगों को लूटा होगा। मैं चाहता हूँ कि वह सुनार रंगे हाथों पकड़ा जाए। तुम ऐसा करो, जहाँ पर सुनार जिस संदूक में अपना सोना रखता है वह किसी तरह यहाँ ले आओ, तो हम सुनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। मुखिया जी, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक सोने का हार है। मैं कल भेस बदल कर उस सुनार के पास जाऊंगा और उस हार को गिरवी रखने के लिए कहूंगा। यदि उसने मुझे नकली हार दिया तो सुनार का सारा राज खुल जाएगा। मुखिया का आदमी ऐसा ही करता है और अगले दिन वह हार लेकर सुनार के घर पर पहुंच जाता है। सेठ जी, मैं यह सोने का हार लाया हूँ। आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो।
या फिर इस हार को खरीद लो। सुनार ने हार को हाथ में लिया और उसे ध्यान से परखने लगा। लेकिन सुनार को भी इस बात का शक हो रहा था कि सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि यह आदमी हार चोरी करके लाया है। मुझे इसकी कीमत कम से कम लगानी चाहिए। मैं इस हार को खरीदना तो नहीं चाहता। यदि तुम कह रहे हो तो मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस हार के केवल 2000 रुपए ही दे सकता हूँ। इसके ऊपर मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। बेचना हो तो बताओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। सेठ जी, आप इस हार की कीमत तो बहुत कम लगा रहे हो। आप कम से कम 4000 रुपए तो दो। सेठ जी, यदि मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं यह हार कभी नहीं बेचता। जब किसी आदमी को पैसे की जरूरत होती है तभी आदमी अपनी चीज बेचता है। तुम कोई नया नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें इस हार के 3000 रुपए दे सकता हूँ। बेचना है तो बात करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। सेठ जी, मैं तुम्हें यह हार 3000 रुपए का बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुनार अरविंद को हार के 3000 रुपए दे देता है और फिर अरविंद 3000 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सुनार के घर एक आदमी आता है और सुनार से कहता है, सेठ जी, दरअसल यह बात है कि मुखिया जी के घर से उनकी पत्नी का हार चोरी हो गया है। हमेशा की तरह उस चोर ने चोरी का सामान किसी को बेचा होगा। हम गांव के हर एक सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भी पूछताछ करने आए हैं। यदि आप हमारा सहयोग करोगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं कभी चोरी का सामान नहीं खरीदता हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने किसी से कोई हार नहीं खरीदा है। बात करते करते मुखिया का आदमी सुनार का संदूक खोल देता है जिसमें सुनार सोने का सामान रखता था। मुखिया का आदमी देखता है कि संदूक में मुखिया जी की पत्नी का हार मौजूद था। मुखिया का आदमी कहता है, अरे यह तो वही हार है जो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हुआ था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चोरी का सामान नहीं खरीदते, तो फिर यह हार तुम्हारे पास कहां से आया? मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। मुखिया के आदमी की बात सुनकर सुनार घबरा जाता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? सुनार सर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। मुखिया का आदमी गुस्से में आकर कहता है, धोखेबाज, मक्कार, झूठे आदमी, यह संदूक उठा और मुखिया जी के पास चल, वही तेरा फैसला होगा। मुखिया का आदमी सुनार के सर पर सिंदूक रखकर उसे मुखिया जी के पास ले जाता है। अब मुखिया सुनार से कहता है, अब बताओ तुम्हारे पास यह हार कैसे आया है और बताओ तुम व्यापार कैसे करते हो? लोगों को पागल बनाकर किस किस के साथ तूने यह धोखेबाजी की है? इस धोखेबाज का यह संदूक खोलो। जैसे ही संदूक खुला, गोपाल ने अपना पुश्तैनी गहना उठा लिया जिस पर गोपाल के दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इन गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया है यह साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। उससे पहले मुझे यह बताओ कि तुम ऐसे कामों को कैसे अंजाम देते थे? दरअसल बात यह है, जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उनके गहनों को गिरवी रखकर हूबहू नकली गहने बनवाकर उन्हें वापस लौटा देता था। जब लोगों को मेरे इस छल का पता चलता था तो वे मेरे पास आते थे। मैं उल्टा उन पर ही इल्जाम लगाकर उन्हें वहां से भगा देता था। यह हार चोरी का था, मुझे मालूम था।
मैंने लालच में आकर उस आदमी से यह हार खरीद लिया था। मुखिया जी, अब मैंने आपको अपनी सारी बात बता दी है, अब तो आप मुझे माफ कर दो। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, वरना कोई कल को तुम्हारी जैसी हरकत करेगा। इसलिए तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है। फिर से तुम इस गांव में आने की कोशिश मत करना। इस तरह मुखिया गांव के अनेक लोगों को इंसाफ दिलाता है। मुखिया की इस चतुराई से गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं।